हेलो एंड वेलकम टू रागा क्लासेस। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फेब्रवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। अब आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अभी तक हम जनवरी के करंट अफेयर्स पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं और जो फेब्रवरी के करंट अफेयर्स होंगे वो भी हमारे 3 पार्ट में होंगे। इस हफ्ते हम लेट हुए हैं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से फेब्रवरी की करंट अफेयर्स थोड़ा लेट हो गए हैं। बट आई प्रॉमिस यू कि जो मार्च के करंट अफेयर्स हैं वो भी हम इसी महीने ही खत्म करने वाले हैं और अप्रैल के करंट अफेयर्स भी हम इसी महीने शुरू करने वाले हैं। तो आप चिंता मत करिए, टेक अ बैक सीट एंड बी अटेंटिव इन दिस क्लास सो दैट आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को और फैक्ट्स को समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे हम इसमें स्टेट की न्यूज़ लेंगे, हम इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ लेंगे, हम इसमें एनवायरनमेंट की न्यूज़ लेंगे और साइंस की न्यूज़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में क्या की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन ने टूरिज्म लीडरशिप समिट जो है वो यहां पर ऑर्गेनाइज करी, सॉरी मतलब इनॉग्रेट करी, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। सिमिलरली आपको नजर आएगा एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 250 बेड का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर खोला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, जो कि आएगा अंडर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो क्या होता है कि आपसे ना यूपीपीसीएस में सिंपल फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये सिंपल फैक्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करा अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे। आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई इकोनॉमिक सर्वे पेश ही नहीं करा था, लेकिन 2026 की फरवरी में ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में कि पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश करा गया है। अभी इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश का मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर वो यूट्यूब पर आएगी। ये तो हमारा पेड कोर्स है, पर मतलब वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास में उन्होंने पहली बार खुद इकोनॉमिक सर्वे निकाला है और पूरे इंडिया में भी उत्तर प्रदेश एक पहली स्टेट है जो अपना इकोनॉमिक सर्वे लेकर आई है ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। और ये जो सर्वे है इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। नाउ सर्वे एस्टिमेट्स जो उत्तर प्रदेश का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कि हम जब देश का जीडीपी निकालते हैं तो हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, लेकिन जब हम किसी स्टेट का जीडीपी निकालते हैं तो बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला कि जीडीपी जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर जो है वो है 10.8% पर, जो कि 2016-17 में 13,30,000 करोड़ थी। अब 2024-25 में ये 30 लाख करोड़ हो गई है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा हमारी उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ी है पिछले 8 सालों में। इकोनॉमी जो है 2025-26 में ये 35 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। अगर ये 39 लाख करोड़ हो जाती है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जीडीपी पिछले 8 साल में 3 गुना बढ़ गई। अब जो की पिलर है वो है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब सेफ्टी, स्पीड और स्टेबिलिटी। सेफ्टी सुरक्षा, स्टेबिलिटी मतलब कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए निरंतरता, और यहां पर स्पीड यानी कि रफ्तार। और स्टेट के पास लार्जेस्ट रेल नेटवर्क भी है। उत्तर प्रदेश आज भी सबसे बड़ा फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है, यानी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादक है। 737 लाख मेट्रिक टन। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है उत्तर प्रदेश के अंदर जो चलाई जा रही है उसकी वजह से 3.25 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करी गई हैं। द स्टेट हैज बीन प्लेस्ड इन A1 कैटेगरी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के बारे में बात हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में ये बोला था कि भाई भारत जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तब $3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, आज तो भारत $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो ये बोला था कि भाई हमारे भी राज्यों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कंपटीशन अमंग द स्टेट्स, कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सबसे पहले कौन सी स्टेट बनेगी। तो रेस लगी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो आज की तारीख में होगी 94 लाख करोड़ की इकोनॉमी, है ना। अभी आज की तारीख में महाराष्ट्र पूरे देश की सबसे नंबर 1 स्टेट इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि उसकी जीएसडीपी होगी करीबन 45 लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश की है 35 लाख करोड़।
तो जो भी स्टेट इस आंकड़े को सबसे पहले अचीव कर लेगी वो बन जाएगी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी। तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना चाहता है, बट अभी थोड़ा दूर है, अभी वो उसका 1/3 ही अचीव करा है। 94 का अगर हम 1/3 देखें तो 31 के आसपास ही बैठेगा। एनजीटी ऑर्डर्स यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स रेस्टोरेशन ऑफ सुआव रिवर स्टेटस। अब ये सुआव रिवर सा क्या हमारा इंपॉर्टेंस है उसको समझ लेते हैं। तो सुआव रिवर जो है इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रप्ती रिवर फ्रॉम अ, पहले इसको ड्रेन्स का स्टेटस दिया गया था कि ये एक नाला है, अब उसको रिवर का स्टेटस दे दिया गया है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड द गैजेटियर। अब जो रप्ती रिवर है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा रिवर। और जो रप्ती रिवर है उसको हम पहले इरावती के नाम से भी जानते थे। जो ये रप्ती रिवर है इसका ओरिजिनेशन नेपाल से होता है नियर रुकुमकोट इन द महाभारत रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज। अब इसकी टोपोग्राफी के बारे में बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इनर एंड आउटर तराई में। और इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आप देखेंगे बुरही रप्ती और रोहिणी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नेपाल से फ्लो करने के बाद ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, राइट। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि इसका बेसिन घाघरा है और इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रोहिणी और बरही रप्ती है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट काओ कल्चर म्यूजियम टू ओपन इन यूपीज मथुरा। अब इन द इनिशिएटिव ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यहां पर यह बोला गया कि ये काओ को एज अ मदर बताएगा इन द इंडियन कल्चर। बस हमें इतना ही पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट काओ कल्चर म्यूजियम जो है वो कहां पर खुल रहा है। 27 फरवरी यानी कि ताज महोत्सव पर क्या करा गया ये जान लेते हैं। ताज महोत्सव हर साल आगरा में बनाया जाता है और इसमें इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है टू प्रमोट रीजनल हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 1992 में पहली बार इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सनंद, वहां पर ये खोलने वाले हैं क्या, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। आप सभी लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस दिन भर दिन कैसे बढ़ती जा रही है। हर इस डिस्प्ले के अंदर सेमीकंडक्टर, जिस मोबाइल फोन में आप यहां पर इस वीडियो को देख रहे हो उसमें सेमीकंडक्टर, जो एसी आपके घर में लग रहा है उसमें सेमीकंडक्टर, जिस रिमोट से आप टीवी चलाते हो उसमें सेमीकंडक्टर, टीवी के अंदर सेमीकंडक्टर, कैमरे के अंदर सेमीकंडक्टर, हर चीज के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। और इंडिया 95% से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, चाइना और ताइवान का सेमीकंडक्टर का डोमिनेंस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% से ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से इंडिया अब सेमीकंडक्टर को लेकर सेल्फ रिलायंट होना चाहती है। तो यहां पर एक नरेंद्र मोदी जी ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट बनाएंगे, पैकेजिंग प्लांट को इनॉग्रेट करेंगे, जो कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा लेकर आया गया है। और ये 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में करी है। ये एक US की लिस्टेड कंपनी है। आप देखेंगे इसके CEO इंडियन हैं। अभी रिसेंटली ये ट्रंप के साथ में चाइना भी गए थे, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO जो कि इंडियन है, पर ये कंपनी US में है। The new facility, one of the world's largest semiconductor company, will enable assembly and test manufacturing for both DRAM and NAND products. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए, मुंबई कोस्टल रोड टू गेट इंडियाज फर्स्ट मेलेडी रोड। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने इसके बारे में खबर सुनी होगी कि जब मुंबई की जो कोस्टल रोड है उसमें अगर आपका मतलब गाड़ी चलाओगे तो वो गाना बजेगा, आजा आजा ऐसे करके AR रहमान का जो गाना है जय हो करके गाना जो है वो चलाया जाएगा। अभी उसको बंद कर दिया क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा शोर आने लगा था। जो कोस्टल रोड के फ्लैट्स थे, जो वहाँ पर मुंबई में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो कोस्टल रोड्स फेसिंग थी, उसको बंद कर दिया। दो आप ये देखेंगे कि ये जो रोड बनाई गई थी, ये रोड बनाई गई थी करीबन कितना 60-70 करोड़ रुपए लगे थे आई बिलीव इसके।
हाँ, अब इसमें लिखा नहीं है, बट 60-70 करोड़ रुपए में ये रोड जो है वो बनाई गई थी एक जॉयफुल एक्सपीरियंस के लिए। आधा किलोमीटर लंबी ये रोड थी। पहली बार इस रोड को, मेलेडी रोड को, जापान में बनाया गया था। फिर हंगरी, साउथ कोरिया, यूएई में भी इसको देखा गया, राइट। तो मुंबई कोस्टल रेड में जय हो 60 किलोमीटर्स की स्पीड, 60 किलोमीटर्स की जिसमें स्पीड लिमिट है, वहां पर ये बनाया गया। करीबन 60 to 75 करोड़ रुपीस खर्चे गए थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि पब्लिक को बहुत ज्यादा शोर आने लगा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च करा गया था जिसका नाम था जूनो। अब जूनो जो है वो यहाँ पर क्या करने गया था, सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स को स्टडी करने गया था। तो जो सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर भी है। जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जूनो मिशन ने क्या करा, बताया कि भाई जुपिटर के कुछ डायमीटर में, जुपिटर के कुछ साइज में कुछ करेक्शन जूनो लेकर आया। अब क्या बता रहा है, Jupiter, which is the largest planet in the solar system, is slightly smaller and more flattened than scientists previously believed. ये इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि फरवरी 2026 में जूनो मिशन ने ये रिपोर्ट करा कि जो भी साइंटिस्ट के हिसाब से जुपिटर का साइज था वो रिलेटिवली जुपिटर का साइज उससे थोड़ा कम है। तो वो बोल रहे हैं कि प्लैनेट का जो पोलर डायमीटर है, ये हमारा पोलर डायमीटर है, इट इज कितना 15 माइल्स स्मॉलर देन द अर्लियर कैलकुलेशन। अब जुपिटर हमारा 5th प्लैनेट है अगर हम टोटल सोलर सिस्टम में काउंट करें। इट इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड इसके रैपिड रोटेशन की वजह से इसके अंदर जो है वो बल्जिंग आ जाती है यहां पर, ठीक है। अब ये जो जूनो मिशन है इसको लॉन्च करा गया था August 5, 2011, ठीक है। तो अभी भी हम अगस्त में ही हैं, 15 अगस्त अभी आया नहीं है, और अगस्त 2011 में इसको लॉन्च करा गया था। फरवरी 2026 में इसकी फाइंडिंग्स आई कि भाई थोड़ी इसमें साइज में करेक्शन है। जूनो जुपिटर पहुंचा 2016 में, 5 साल बाद पहुंचा वो, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। परसिवियरेंस कंप्लीट्स फर्स्ट एआई प्लान्ड ड्राइव ऑन मार्स। अब ये परसिवियरेंस क्या है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। ये भी अगेन आपको नजर आएगा, नासा के द्वारा एक मिशन है जो मार्स को स्टडी करने गया है। नासा हैज अचीव्ड अ लैंडमार्क इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज इट्स परसिवियरेंस रोवर सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान्ड ड्राइव ऑन अनदर प्लैनेट। तो ये आर्टिफिशियल ड्राइव जो है, मतलब उसने आर्टिफिशियली स्टडी करा है प्लैनेट को। ड्राइव्स प्लान एंटायरली बाय एआई सॉफ्टवेयर, जो कि नासा की जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था ना। जो रोवर है वो क्या है, मार्स रोवर एक्सप्लोरिंग इट इज एक्सप्लोरिंग जेजीरो क्रेटर। देखो, जो भी मार्स के अंदर गड्ढे हो जाते हैं उसको क्रेटर का नाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो बोलते हैं ना, चांद के ऊपर बहुत धब्बे हैं, है ना, हर चांद के ऊपर धब्बा होता है। वो जो धब्बा है ना, वो इट इज एक्चुअली अ क्रेटर। वो बहुत सारे एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड जब चांद से टकराते हैं तो वो बहुत बड़ा एक गड्ढा बना देते हैं, उसको हम क्रेटर बोलते हैं, राइट। तो वहां पर हर क्रेटर को कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो जेजीरो क्रेटर जो है वो परसिवियरेंस के द्वारा पढ़ा जा रहा है। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं परसिवियरेंस के बारे में, टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजी ऑफ मार्च एंड सीक साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ। क्या यहाँ पर एंशियंट लाइफ भी थी कि 4-5 हजार साल पहले क्या यहाँ पर कोई जीव जंतु था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई एनिमल रहता था, उसको वो सर्च करने गए हैं, ठीक है। इसको लॉन्च करा गया कोविड के दौरान, जुलाई 30, 2020, फ्रॉम केप कैनावरल, फ्लोरिडा, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आ गई। इसरो आइडेंटिफाइज साइट फॉर चंद्रयान 4 लैंडर। अब जो साइंटिस्ट हैं इसरो से, वो क्या कर रहे हैं, दे आर आइडेंटिफाइंग कि भाई हमें चंद्रयान 4 जो है वो कहां पर उतारना है। तो मॉन्स माउंटेन, यहां पर क्या बोला इन्होंने कि उन्होंने लैंडिंग जोन जो है वो देखा कहां पर, पहले तो कहां पर उतरा जाएगा, साउथ ऑफ द मून, जो मून का साउथ है वहां पर हम यहां पर अपने चंद्रयान 4 को उतारेंगे। अब ये जो साउथ ऑफ मून में हम कहां उतारेंगे बोला है, यहां पर मॉन्स मोटोन, ये फर्स्ट लूनर सैंपल मिशन भी हमने यहां से लिया। अब ये जो मॉन्स मूटॉन है ये 6000 मीटर हाई पर है, विच इज लोकेटेड नियर साउथ पोल ऑफ द मून। अब ये लार्जली फ्लैट है, समझ रहे हो,
ये फ्लैट है, तो इस वजह से ये हमारे लिए एक आइडियल साइट है, क्योंकि जब आप लैंड करोगे तो आपको फ्लैट सरफेस चाहिए। अगर हिली टेरेन होगा तो हमारे लिए लैंडिंग में मुश्किल होगी। It is officially named Mons Mouton after NASA mathematician and computer programmer मेल्बा रॉय मूटोन। देखो, जो भी स्पेस में कोई साइट को ढूंढ लेता है उसी के नाम पर ये साइट बन जाती है। तो जितने भी आपको क्रेटर हैं, साइट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर किसी का नाम जुड़ा हुआ होता है। अब ये दूसरी न्यूज है, सब ऑर्बिटल टूरिज्म। अभी रिसेंटली 31 जनवरी 2026 को ये बताया गया कि ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो कि अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के द्वारा चलाई जाती थी। उस कंपनी क्या करती थी, वो स्पेस टूरिज्म लेकर आई थी कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, अब उनके लिए हम नई चीज लेकर आए हैं, स्पेस टूरिज्म। तो आपको एक रॉकेट में बिठाकर स्पेस पे ले जाएंगे। अब स्पेस का मतलब क्या होता है, आप अर्थ सरफेस से, यानी कि लैंड सरफेस, सी सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो उस जैसे ही आप एक लाइन को क्रॉस करते हैं, वहां पर आप स्पेस में एंटर कर जाते हैं। उस लाइन का नाम है कार्मन लाइन। क्या नाम है उसका? कार्मन लाइन। जैसे ही आप कार्बन लाइन को पास कर देंगे, आप स्पेस में एंटर कर जाएंगे। तो क्या बोलते हैं कि अब इनको और ज्यादा अपने दूसरे मिशन के ऊपर फोकस करना है, तो इन्होंने स्पेस टूरिज्म अब बंद कर दिया है। सिर्फ दो ही ऐसी कंपनी थी जो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करती थी, एक थी ब्लू ओरिजिन जो अमेजॉन की थी, और एक थी वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, तो दिस एक्सपीरियंस यूजुअली लास्ट 10 to 15 मिनट्स। अब इन्होंने ये काम बंद कर दिया है। अभी रिसेंटली बहुत सारे बिलियनर्स जो हैं वो इस रॉकेट यात्रा में गए थे, जिसमें 100 किलोमीटर जैसी कार्बन लाइन को उन्होंने क्रॉस करा, आप स्पेस में एंटर हो गए, आप अर्थ पूरा ऊपर से देख सकते हो। तो बस यही चीज यहां पर बताई जा रही है। हेवन फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन। तो हम सब लोगों को पता है कि इंडिया का अभी कोई प्राइवेट, इंडिया का अपना कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। नासा का अपना स्पेस स्टेशन है, वो उसके साथ बना रखा है उन्होंने, ये रशिया के साथ में, है ना। तो अब सब अपना बनाना चाहते हैं कि भाई मेरा स्पेस स्टेशन बनाया जाए जिससे कि हम स्टडी कर सकें। तो हेवन जो होगा वो वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। ये 2027 के अर्ली, यानी कि जनवरी फरवरी 2027 में हमें देखने को मिल जाएगा, aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. Haven 1 is designed as a compact commercial outpost in low Earth orbit built to operate independently of the government agencies and serve as a precursor to larger future space habitat. तो इसमें इलॉन मस्क का भी बहुत बड़ा रोल है। वो चाहते हैं कि हमारा एक हैबिटेट हो स्पेस के अंदर या लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जिससे कि हम स्पेस को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई गवर्नमेंट एजेंसीज में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, प्राइवेट एजेंसीज में आप अपनी मर्जी से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हमें नाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए प्राइवेट है, और फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करा जाएगा। नासा फाइंड्स हाइड्रोजन लीक ड्यूरिंग वेट ड्रेस रिहर्सल ऑफ द आर्टेमिस सेकंड मिशन। अगर आपको ध्यान होगा या आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में डिस्कस क्या करा था, आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में, कि आर्टेमिस 2 मिशन को हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लीक हो गया रॉकेट में से। द वेट इन द नेम, ये बोलो ना कि क्या हुआ, वेट ड्रेस रिहर्सल। तो वेट ड्रेस रिहर्सल क्या होता है? वेट रिहर्सल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली दे कैन रिवील इवेंट दैट हैपन इन क्रायोजेनिक कंडीशन। यानी कि किसी रॉकेट की सील के अंदर लीक हो गया, हाइड्रोजन लीक हो गई, तो उसको वेट रिहर्सल जो है वो बोला जाता है। ड्राई रिहर्सल में क्या होगा, इट प्रैक्टिसेस द काउंट डाउन एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन विदाउट लोडिंग क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। इंस्टेड द टीम विल पावर अप व्हीकल ग्राउंड सिस्टम। तो हमें ये जरूरत नहीं है, हमें आर्टेमिस मिशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। आपको पता है जैसे सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? सन का है। सन की वजह से ही आज अर्थ पर लाइफ है। हम सब लोगों को पता है लाइट, वार्मथ, इसके बिना गुजारा नहीं है, आइडियल टेम्परेचर के बिना कोई गुजारा नहीं है। तो आपको एक चीज नजर आएगी यहां पर, और वो ये है कि जब सूरज में से बहुत सारी आग की लपटें निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर।
एंड सोलर फ्लेयर बहुत सारी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। तो जो सबसे एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर्स हैं उनको एक्स कैटेगराइज करा जाता है। तो एक्स 8.3 फ्लेयर जो है वो हमने देखी 24 घंटे, मतलब फरवरी के न्यूज है, तो फरवरी 2026 में बहुत सारी सोलर फ्लेयर 24 घंटे में देखने को मिली एक साथ। अब ये कैटेगरीज है सोलर फ्लेयर क्लैरिफिकेशन, तो एक्सट्रीम जो है वो एक्स मानी जाती है, राइट। साइंटिफिक तो एक्स फ्लेयर्स आर द मोस्ट पावरफुल, और सोलर फ्लेयर अफेक्ट करती हैं आयोनोस्फेयर को। अब आयोनोस्फेयर्स में ही आपकी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, तो कभी कभार कनेक्शन में जो डिसरप्शन आता है वो सोलर फ्लेयर्स की वजह से आ सकता है। 12-year-old Aditya Pandya becomes youngest Indian to aspire ISRO space mission। तो इतना कुछ खास खबर नहीं है, पर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इंडियाज नेक्स्ट जायंट लीप इन एस्ट्रोनॉमी, तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, यहां पर देखने को मिलेगा कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप एंड नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो 2025-26 के बजट में सरकार ने दो चीजों के लिए फंडिंग दी। एक थे 2 न्यू टेलीस्कोप टू स्टडी द सन एंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्या क्या है, अब एक की लोकेशन है पैंगोंग सो लेक जो कि लद्दाख इंडिया में है, दूसरा है हानले लद्दाख में वापस से। तो इसका 2 मीटर अपर्चर सोलर टेलीस्कोप है। इसका क्या पर्पस है, टू स्टडी द सन। और इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस है टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। बस इतना आपको पता होना चाहिए, कहां पर है कहां नहीं है। ये NLCT है, ये NLOT है, NLST NLOT, ठीक है। ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ये आपको पता होना चाहिए। गगनयान ड्रोन पैराशूट है, ये ड्रोग लिख दिया मैंने गलती से। तो इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव्ड द की माइलस्टोन इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या करा, एक ड्रोग पैराशूट फॉर द गगनयान मिशन करा। अब यहां पर क्या है, द गगनयान ड्रोग पैराशूट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द डीसेलरेशन सिस्टम ऑफ इंडियाज गगनयान क्रू मॉड्यूल। अब जैसे ही कोई भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लेकर जाया जाता है, तो जब जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल जब स्पेस में जाता है उसको अलग नाम दिया जाता है। तो जैसे आप देखोगे, जो अगर अमेरिकन होगा उसको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, अगर कोई रशियन जाता है स्पेस में तो उसको कॉस्मोनॉट बोला जाता है। वैसे ही इंडियंस को गगननॉट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, गगननॉट। ये हर किसी का एक जो है वो टर्म है। यूएस से जाता है तो एस्ट्रोनॉट, रशिया से जाता है तो कॉस्मोनॉट, इंडिया से जाता है तो गगननॉट। तो जब उनको वापस लेकर आया जाता है तो वो इस मॉड्यूल में लेकर आ जाएगा, इसे हम क्रू मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये जो क्रू मॉड्यूल है ना, तो इसमें ये पैराशूट लगाए जाएंगे जिससे कि इनको पानी में उतार दिया जाए। तो ये एक तरीके से क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव कवर है कि आप सेफ लैंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको डीसेलरेशन का, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। जब आप 1000, 5000, 50,000 फीट से गिरोगे तो उसको डीसेलरेट करना होगा, उसमें ब्रेक लगाने होंगे। अब जो हवा से गिर रहा है उसको डीसेलरेट कैसे करेंगे, पैराशूट के माध्यम से। कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनिक सैटेलाइट, अब ये एक स्पेसक्राफ्ट मिशन है जिसे हम बोलते हैं चीऑप्स। अब ये क्या है, सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट्स हैं उसकी स्टडी करने जाएंगे, लेकिन ना नासा है ना इसरो है, ये है ईएसए। ईएसए का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो हर एजेंसी की अलग मिशन है, जैसे आर्टिमीज हो गया, जूनो हो गया, ये नासा के मिशन है। अगर मैं चंद्रयान बोलूं, ये इसरो का मिशन है। अगर मैं बोलूं चीऑप्स, ये ईएसए का मिशन है। तो आपको 4 एजेंसी दे देंगे, ठीक है। हर 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 स्पेस एजेंसी अलग दे देंगे। अब बताओ उनका मिशन कौन सा है। तो इट फोकसेस ऑन प्लैनेट्स इन द सुपर अर्थ थ्रू नेपट्यून साइज रेंज। 2019-18 दिसंबर में इसको लॉन्च करा गया। ये चीऑप्स जो है वो ऑब्जर्व करता है ट्रांजिट्स ऑफ अर्थ टू नेपट्यून साइज एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट का मतलब जो सोलर सिस्टम से बाहर है, और इसका मतलब ये जो अर्थ से नेपट्यून साइज के प्लैनेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है।
व्हेन कंबाइंड विद मास डेटा फ्रॉम ग्राउंड टेलीस्कोप, ये प्लैनेट की डेंसिटी को ओवरऑल जो है कैलकुलेट कर लेता है। पहले ये एक्सोप्लैनेट जो ये कैसे स्टडी करता है, जो भी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करता है, जैसे अर्थ का स्टार कौन है, सन है, तो क्या अर्थ सन को ऑर्बिट करता है? जवाब है हाँ। प्लैनेट पासेस इन द फ्रंट ऑफ द स्टार, क्या वो उसके पास में आता है? हाँ। स्टार अपीयर स्लाइटली डिमर फॉर अ शॉर्टर पीरियड, क्या जैसे कि जैसे भारत में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, क्या होता है कि वो डिमर हो जाता है प्लैनेट, प्लैनेट मूव्स अवे एंड स्टारलाइट रिटर्न्स टू नॉर्मल। तो ये सारी चीजें तो होती है ना, उन्हीं चीजों को ये स्टडी करता है। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण 2026, तो फरवरी में पहली बार 2026 में सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जो इंडिया में नहीं था। तो ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है भाई? तो आपका जो चांद है वो सूर्य मतलब अर्थ के सामने आ जाएगा, तो आपको जो लाइट है वो खाली ये नजर आने वाली है, मतलब आपका जो सूरज है वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। तो जब जो यहाँ के लोग हैं वो खाली रिंग ऑफ फायर देख पाएंगे, ठीक है। तो द रेयर एनुअल इवेंट ड्यूरिंग विच द मून विल पास ओवर द सन सेंटर विल क्रिएट अ रिंग ऑफ फायर इफेक्ट। ये जनरली तब आता है जब न्यू मून आता है बिटवीन व्हेन द मून लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ ब्लॉकिंग सोलर रेडिएशन। ये इंडिया में विजिबल नहीं था और ये पहली बार 2026 में फरवरी 17 को दिखाया गया, दिखा, ठीक है। तो इसकी वजह से डे लाइट में ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर में ड्रॉप हो जाता है, और कभी भी हमें इसको बिना प्रोटेक्शन के आईज में नहीं देखना चाहिए। आगे आ जाते हैं, साइंस से रिलेटेड न्यूज चल रही है। शालीमार वीट, शालीमार वीट ये शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस टेक्नोलॉजी ने 2 अर्ली मैच्योरिंग वीट वैरायटी निकाली है कश्मीर के अंदर। कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारी वीट जो है वो अर्ली मैच्योर हो जाए, जिससे कि हम आगे राइस को सो करने की तैयारी जल्दी कर लें। तो ये शालीमार वीट जो है लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगी और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाएगी। अगर हम ये जल्दी कर लेते हैं तो हमें राइस को सो करने के लिए 3 महीने मिल जाते हैं, राइट। वैसे जनरली ये जो मैच्योर होती है ये लेट मैच्योर होती है, राइट। अर्ली मैच्योरिटी टाइमली फील्ड प्रिपरेशन फॉर राइस कल्टीवेशन। आपको नाम याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, इतना बस मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। हाँ, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, हाई प्रोडक्टिविटी इसके अंदर पोटेंशियल है, और ये बायो फोर्टिफिकेशन भी इसके अंदर करा गया है। टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन, तो यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के जो पहले प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लॉन्च कर दी है टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन, ठीक है। कब करी? 21 फरवरी 2026 हिमाचल प्रदेश के अंदर। डिप्थेरिया क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इन्फेक्शियस डिजीज है, इसकी वजह से काफी ज्यादा एपिडेमिक्स भी हुए हैं। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यूजुअली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। टिटनेस क्या है? इट्स अ टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ अ बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। इसकी वजह से मसल स्टिफनेस, स्पैज्म और सेवरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो होते हैं, ठीक है। जब भी आपको डॉग वगैरह काटता है या कोई भी चीज़ होती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रेबीज के साथ में टिटनेस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। टिटनेस आपको ये भी मान लीजिए कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे अगर आप चोट लग गई तो भी जनरली बोलते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बैक्टीरियम जो वो उस पर रखा हो जिस पर आप घसीटे हो। एनवायरनमेंट, अभी तक ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई नहीं हुई है, ठीक है, तभी ईरान के बीच में आपको नजर आएगा नॉर्मल न्यूज़ है, क्योंकि वॉर जो हुआ वो हुआ 28 फरवरी को, है ना। अब लेक उर्मिया ये ईरान के अंदर है, तो रिसेंटली क्योंकि तेहरान में सब कुछ नॉर्मल था तब, तो यहाँ पर यही सारी चीजें चल रही थी कि गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग करी और उसकी वजह से लेक उर्मिया में बारिश करवाई गई। लेक उर्मिया एक इनलैंड एंडोहेरिक लेक है, इसका मतलब इसकी कोई ड्रेन नहीं है, जो पानी आता है वो वहीं का वहीं पर ठहर जाता है। its water have no outlet, they are highly saline, and 1/4 आपको नजर आएगा
It is salty as Dead Sea. Lake Urmia is home to a number of diatoms, phytoplankton and bacteria. इसको यूनेस्को का भी एक स्टेटस दिया गया है. इट इज अगेन अ रामसार साइट. रामसार ईरान में है, हम सब लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में है. एंडोहेरिक है, इसका मतलब क्या हुआ? एंडोहेरिक का हुआ मतलब यहां पर कि यहां पर आपको नजर आएगा कि इसका कोई आउटलेट जो है वो यहां पर नहीं है. सेकेंड, न्यू बायो वॉरियर स्पीसीज डिस्कवर्ड इन बे ऑफ बंगाल इकोसिस्टम. जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, उसकी कोस्टलाइन के अंदर हमने क्या देखा? जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने नए क्या देखे? एक मरीन वॉर्म स्पीशीज देखी फ्रॉम वेस्ट ऑफ बंगाल. अब ये नाम छोड़ दो क्या है, ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं. सल्फाइड रिच फाउल स्मेलिंग मडफ्लैट एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन डीकंपोजिंग मैंग्रोव वुड. ठीक है, एक का नाम है नीरिस धृति, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम ये है नेमाक्लेसिस सबोगोथना. ठीक है, ये बायो वॉरियर्स है, मतलब ये ढीठ होते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं. दैट थ्राइव वेयर अदर लाइव्स विदर, मतलब जैसे कॉकरोच है. ठीक है, कॉकरोच जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है. तो लाइफ में कभी कभार कॉकरोच बनना सही भी होता है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, हमेशा कॉकरोच नहीं रहना चाहिए लाइफ में, है ना. हमेशा सर्वाइवल मोड में थोड़ी ना रहोगे. कॉकरोच इंसान को अपने लाइफ के सबसे टफ फेज में होना चाहिए. अदरवाइज एक इंडिविजुअल को हमेशा एक वुल्फ या फिर एक टाइगर की तरह जीना चाहिए. वुल्फ हमेशा एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंट एनिमल है, और टाइगर एक फियरलेस एनिमल है, द वन हु रूल्स द जंगल, है ना. नॉट वन शुड बी अ टाइगर और अ वुल्फ रादर देन अ कॉकरोच. ये बात हमेशा ध्यान रखना थोड़ा. शीशो वॉल्केनो शोज फ्रेश साइंस ऑफ हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी. अब ये एल शीशो कहां पर है? ये चियापास मेक्सिको में है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन मेक्सिको. अब ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट कैसे है. अब मान लो कि हमने फरवरी की करंट अफेयर्स अभी पढ़ ली है ना, तो अब अप्रैल में कहीं पर और वॉल्केनो फट गया, जुलाई में कहीं और वॉल्केनो फट गया. तो जब ये सब वॉल्केनो फट रहे हैं ना, तो 4 लिस्ट दे देंगे, बोल देंगे मैच द फॉलोइंग कि कौन सा वॉल्केनो कौन कंट्री में फटा. इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट. इंडिया अनाउंस दैट इट विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन न्यू दिल्ली. और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो 2023 में लॉन्च करा गया बाय इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज. 7 बिग कैट स्पीशीज कौन सी हैं? प्यूमा, जैगुआर, ये दोनों इंडिया में नहीं मिलते हैं. लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, लायन और टाइगर, ये सब के सब यहां पर हमें देखने को मिलते हैं. इट हैज फॉर्मली कम इन इंडिया इन 2025. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो एक मल्टी कंट्री, मल्टी एजेंसी कोalition है, कंप्राइजिंग ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज, नॉन रेंज कंट्रीज, कंजर्वेशन पार्टनर. इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है. राइट, चलिए आगे चलते हैं. प्रोजेक्ट हिमांक, आप सभी लोगों ने बहुत सारे पासेस सुने होंगे हिमालयन रेंजेस में, तो आपको नजर आएगा कि प्रोजेक्ट हिमांक जो है, हिमांक, ये 1985 में लेकर आया गया था बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यही बहुत सारे ऑल टेरेन कॉरिडोर्स बनाती है. जैसे कि आपको नजर आएगा खरदुंगला, तांगला, चांगला, मिगला, ये जो पासेस बनाए गए हैं बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर बनाए गए हैं बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर है, ये बनाई गई, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. राइट, तो ये पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए आप जो मैं आपको बता रहा हूं. Project ensures the maintenance of communication and access to strategic area close to the line of actual control with China. अब 19,400 फीट में आप देखेंगे कि जो मिगला पास है, इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये भी इंडिया के अंदर है, ये भी प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर ही बनाई गई है. तो की पासेस बिल्ट एंड मेंटेन, ये आपको पता होना चाहिए. सबसे हाईएस्ट कौन सी है? मिगला है. अब आपसे शायद ये पूछ लिया जाए कि भाई इनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो. असेंडिंग में तो फिर आएगा सबसे पहले 582 में तांगलंग,
फिर चांगला, फिर आपका खरदुंगला और फिर मिगला। डॉल्फिन सेंसस इन इंडिया, सॉरी ओडिशा। अब ओडिशा के अंदर जो है वो डॉल्फिन सेंसस कंडक्ट करवाया गया एंड दे हैव रिकॉर्डेड 765 इंडिविजुअल्स in 2026 statewide census. Dolphin census is an annual scientific population estimation exercise to assess the abundance, distribution, and diversity of dolphins and other cetaceans in Odisha's marine and estuarine ecosystem. इट इज कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द, मतलब ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ही विंग्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब जो 765 डॉल्फिन्स इसके अंदर काउंट करी गई, उसमें आपको 497 हम्पबैक डॉल्फिन मिलेंगी, फिर ईरावदी मिलेंगी 208, 55 बॉटल नोज स्पिनर डॉल्फिन 3 है और फिनलेस पोर्पोइज 2 है। राइट, की कंजर्वेशन जोन में आप देखेंगे कि 159 जो है वो चिलिका लेक के अंदर मिली और गाहिर माता मरीन सेंचुरी के अंदर भी 474 हम्पबैक डॉल्फिन जो है वो मिली है। राइट, अब जो इसका सर्वे मेथड है वो है बोट एंड शोर बेस्ड ट्रांजैक्ट सर्विस। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी हिट्स मेडागास्कर। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इट इज फॉर्म्ड ओनली ओवर वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर। तो यानी कि इको आपका टेम्परेट जोन्स में ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं, साइक्लोन जो है वो नहीं आता है। इसकी एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर थी और सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज वेरी काम एंड क्लियर विद लो एयर प्रेशर। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी किस रीजन में आया है। अब मैं आपको वगैन बता देता हूं, वो 4-5 अभी इस समय पर, अभी जब हम अगस्त में बात कर रहे हैं, जापान एंड चाइना में बहुत बड़े साइक्लोन और टाइफून्स आए हुए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1-2 महीने में वो हम पूरा कर लें, अगस्त तक के करंट अफेयर्स। ड्रैगन होल, द सानशा योंगल ब्लू होल also known as dragon hole sits in the South China Sea and has drawn scientific attention for more than a decade. अब ये ड्रैगन होल इज मोस्ट पॉपुलर फॉर द सानशा योंगल ब्लू होल। ये जो ब्लू होल्स हैं, दीज आर स्टीप साइडेड अंडर वाटर कैविटीज ऑफन फॉर्म्ड इन लाइमस्टोन लैंडस्केप दैट लेटर फ्लडेड एट सी लेवल रोज। तो पानी के अंदर एक अलग से गहरा एरिया है जो लाइमस्टोन्स के थ्रू बनाया गया है नेचुरली। कभी कभार जो है वो सिंक होल बन जाता है, मतलब एक सी लेवल जो है वो अलग चल रहा है और उसके अंदर बीच में एक अलग सा गड्ढा है, उसमें अलग से पानी आपको अलग से नजर आ जाएगा। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स जो है वो डीपेस्ट अंडर वाटर सिंक होल भी होते हैं। तो ड्रैगन होल उनमें से एक है। ये कहां पर है? साउथ चाइना सी में है। इसको क्या नाम दिया गया है? सानशा योंगल ब्लू होल, क्योंकि ब्लू कलर में ही नजर आता है। राइट, समझ आ रहा है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये फैक्ट जो है वो समझ आ रहे हैं। द ब्लू गोल्ड, अब आप सभी लोगों ने जो है वो हल्दी खाई होगी। हल्दी हमेशा से आप एसोसिएट करते हैं कि हल्दी जो है वो येलो और गोल्डन कलर की होती है, लेकिन इस बार जो है वो हल्दी लेकर आई गई है ब्लू कलर की। ये भी नेचुरल है, ये भी नहीं कि बनाई गई हो। टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो स्पाइस नोन फॉर इट्स एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या, जब अक्सर हम दूध पीते हैं हल्दी का तो हमें लगता है कि भाई हमारी बॉडी अंदर से हील हो रही है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, वो बात सच है। लेकिन एक ब्लू टर्मरिक आती है, इंडिया ग्रोज इट्स ओन रेयर ब्लू टर्मरिक। ये नेचुरली ब्लूइश पर्पल है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलरेशन नहीं हो रखी है। इट इज एन आयुर्वेदिक हर्ब नोन फॉर इट्स हीलिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। अब ब्लू टर्मरिक एक रेयर प्लांट से आती है जिसका नाम है कर्क्यूमिया कैसिया। इसको हम ब्लैक टर्मरिक भी बोलते हैं, बट ये रेगुलर टर्मरिक से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि जो इसकी इनसाइड की रूट है वो डार्क ब्लू और ब्लूइश ब्लैक होती है रेदर देन अ ब्लाइट येलो। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसके अंदर कर्क्यूमिन होता है, जो कर्क्यूमिन है वही उसको येलो कलर देता है, बट इट डज कंटेन अदर एक्टिव कंपाउंड जैसे कि इसेंशियल ऑयल्स, कैम्फोर, कैम्फोर मतलब कपूर, एंड फिनोलिक कंपाउंड। इसकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा होता है क्योंकि इसमें कैम्फर होता है नेचुरली, एंड इट इज लेस सूटेबल फॉर कुकिंग। तो इसको किस लिए लगाया जाता है भाई? इसको एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटिव, एक तरीके से आप ये मान के चलिए इसको बॉडी के ऊपर लगाया जा सकता है एज अ पेस्ट। इससे भी आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ओवरऑल वेलनेस के लिए, मतलब खाया भी जाता है। साइंटिस्ट हैव रेज कंसर्न्स ओवर द थ्वाइट्स ग्लेशियर, क्योंकि ये जो है वो मेल्ट कर रहा है एक बहुत तेजी से, बहुत तेजी से।
अब जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है ये है वेस्ट अंटार्कटिका में, और ये इतना बड़ा ग्लेशियर है कि एक कंट्री के बराबर है। अब अगर ये बहुत तेजी से पिघलेगा तो हमारी जो इंटरनेशनल सीज है उसके अंदर वाटर लेवल भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा। जितनी तेजी से वाटर लेवल, सी लेवल राइज होगा, उतनी तेजी से ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने वाली है। तो इसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं, यानी कि जब ये पूरा पिघल जाएगा तो मान के चलिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पानी के नीचे, जैसे कि मालदीव जैसी कंट्री पानी के नीचे आ जाएंगी। It is wide and fast flowing glacier, roughly the size of Florida or a Great Britain। यानी कि जो ब्रिटेन का साइज है उतना ही थ्वाइट्स ग्लेशियर है, पर ये बहुत तेजी से पिघल रहा है। One of the most vulnerable and important glaciers in the world in terms of future global sea level rise। पूरे वर्ल्ड के सी लेवल राइज में ये 4% कंट्रीब्यूट करता है। एंड अगर ये कोलैप्स हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा पिघल जाता है, इट कुड डिस्टेबलाइज वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक सी लेवल राइज जो है वो बढ़ जाएगा। थ्वाइट्स ग्लेशियर एक्ट एज अ क्रिटिकल बटरेस, यानी कि ये पूरी वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट को होल्ड करता है, और अगर ये कोलैप्स हुआ तो बाकी की जो वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट्स हैं वो भी कोलैप्स होना चालू हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से एक क्या होगा, चेन रिएक्शन होगा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा सी लेवल राइज हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, वो है वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब क्या है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ये 7th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर रानी दुर्गावती, द क्वीन ऑफ द गोंडी पीपल। तो इसकी हिस्टोरिक साइट है सिंगोड़घर फोर्ट विच इज लोकेटेड विद इन द रिजर्व। पता होना चाहिए कि वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये न्यूज में था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। इट इज रिच इन वाटर बॉडीज, यानी कि नर्मदा, शेर, गौर, बारना, खरमा और बीमा जैसी बॉडीज जो है वो इसके आसपास है। एंड इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन थ्रू इको डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है टाइगर की लाइफ को प्रिजर्व करने में, इसलिए ये न्यूज में है। और मध्य प्रदेश हमेशा से टाइगर प्रिजर्वेशन में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि यहां पर इसको पूछा जा सकता है। फिर है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये झारखंड में है, तो इट इज लोकेटेड नियर जमशेदपुर इन द ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये डालमा माई के नाम पर है, विच इज अ लोकल गॉडेस इन रेवर्ड एंड वर्शिप्ड बाय द लोकल पीपल एंड द एडजॉइनिंग विलेज ऑफ द डालमा। 1975 में इसको स्टैब्लिश करा गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसके अंदर जैसे सुबर नरेखा रिवर बेसिन एंड इंक्लूड द कैचमेंट एरिया ऑफ डिमना लेक ऑफ जमशेदपुर। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि एशियन एलिफेंट एंड एलिफेंट कॉरिडोर भी डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और इट इज, इसमें वाइल्ड लाइफ में आपको नजर आएगा कि इसके अंदर स्लॉथ बियर, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, बार्किंग डियर, जायंट स्क्विरल और रिच एविफोना भी आपको देखने को मिलता है। नागा कम्युनिटी बैंस पेंगुलिन हंटिंग इन नागालैंड। अब आपको पेंगुलिन की जब मैं बात करता हूं तो एक संगताम कम्युनिटी है नागालैंड के अंदर। जो ये कम्युनिटी है नागालैंड के अंदर, संगताम कम्युनिटी, ये आपको नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा। इट इज वन ऑफ द मेजर 16 मेजर ट्राइब्स ऑफ द नागालैंड एंड दे आर वन ऑफ द मेजर नागा एथनिक ग्रुप्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पेंगोलिन के बारे में बात करता हूं तो देयर आर 8 स्पीसीज, और उस 8 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन्स में से, सॉरी 8 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन्स में से 4 जो है वो एशिया में पाई जाती है। इट इज एंडेंजर्ड। चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो बोथ आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, एक इनका फेस्टिवल है जिसका नाम है हुआंग पुंगवी, फिर तोशुहू और मोंग मोंग। ये सारे के सारे संगताम कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट करे जाते हैं। ये पेट्रियार्कल सिस्टम के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संगताम कम्युनिटी कहां है, एंड मोर थिंग्स, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कितना बचा हुआ है, राइट। चलो ज्यादा नहीं बचा हुआ। पलामू टाइगर रिजर्व लॉन्चेस 1 GVDD इनिशिएटिव। अब ये जो 1 GVDD इनिशिएटिव है, ये साउथ डिवीजन ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इन्होंने ये लॉन्च करा, एंड द रिजर्व फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क।
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 9 टाइगर रिजर्व जो सबसे पहले बनाए गए थे प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, उसका ये पार्ट है। ठीक है। कोल वेटलैंड, ये पिग्मी ग्रास हॉपर्स इसमें पाए गए हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बोलूँगा। वन प्लांट वन पर डे रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने डाल दिया, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। पापीकोंदा नेशनल पार्क 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश को बॉर्डर करता है, पढ़ लेना, मतलब इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज नहीं है। ठीक है। लोकेटेड ऑन द ईस्ट गोदावरी, इसमें एक एडल्ट मेल टाइगर जिसका नाम एक्सप्लोरर है, वो वापस में से री इंट्रोड्यूस करा गया, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं अंडर ऑपरेशन स्ट्राइप्स। ऑपरेशन स्ट्राइप्स में क्या हो रहा है? अ स्ट्रेटेजिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू री इंट्रोड्यूस टाइगर इनटू सूटेबल हिस्टोरिक हैबिटेट। चीयर पेजेंट, ये क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज हिमालयन ब्यूटी। Recently, it is observed that the hunting and the habitat degradation remain the biggest threat of the ground-dwelling cheer pheasant. ये जो है ये पाई जाती है बिटवीन 1200 और 3350 मीटर्स के बीच में, और आपको नजर आएगा कि ये एक्टिव रहती है, मतलब अप्रैल और, मतलब कब ब्रीड करती है, मेरा कहने का मतलब उसको ही हम एक्टिव बोलते हैं। अब क्या हुआ, एक मिनट। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। इंपॉर्टेंस ये पढ़ना होता है, ये एनवायरनमेंट में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। मालाबार पाइड हॉर्नबिल, अगेन इन्होंने स्टैब्लिश करे 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स इन द उदांती सीतानड़ी टाइगर रिजर्व फॉर रेयर मालाबार पाइड हॉर्नबिल। ये लेसर पाइड हॉर्नबिल भी मानी जाती है इन द हॉर्नबिल फैमिली। क्या हैबिटेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइगर रिजर्व, उदांती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, महानदी है, कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमने देखा वापस से ये चीज़ बनाई गई, मतलब 2 न्यूज़ में एक न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट ने स्टार्ट करा 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट इन द उदांती सीतानड़ी टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब मालाबार पाइड हॉर्नबिल के बारे में मैं बता रहा हूं, अभी पहले हम बात कर रहे थे, हाँ दोनों के बारे में एक ही है। 2 जगह पर हो रहा है, एक तो सीतानड़ी में और एक हो रहा है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडिया सैंडलवुड, अब रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि द एस्टिमेट एनुअल डिमांड फॉर सैंडलवुड स्टैंड्स एट 5000 to 6000 टन। राइट। अब इसके अलग क्या नाम है? एक नाम है श्रीगंधा, एक का नाम है चंदन। सैंडलवुड ग्रोज बेटर इन स्लाइट alkaline condition of soil, pH range between 6.7 to 7.5। मेजर सैंडलवुड ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी है? इट इज मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। कहां पर? इट इज नेचुरली फाउंड इन द सदर्न पार्ट्स एंड कल्टिवेटेड इन सेवरल पार्ट्स अकॉर्डिंग स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कूनो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है, और इसके अंदर 3 न्यू कब बॉर्न हुए, क्योंकि इसमें आपको नजर आएगा कि चीता इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में 1900s में ही, आपको नजर आएगा कि ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो अब इसके अंदर हमें नजर आया कि 3 और कब्स को नए उसमें पैदा हुए हैं, पहले इनको लेकर आया गया था अफ्रीकन कंट्री से। तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्क है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझाने वाली बात है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड, ये जितनी भी मतलब हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि अपलोड होगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर। एंड तब हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स भी खत्म हो जाएंगे, स्पोर्ट्स भी होगा, तो हम 3 पार्ट्स में ही करेंगे। तो मान के चलिए कि फ्राइडे सैटरडे तक हम अपने फरवरी के करंट अफेयर्स को यहाँ पर खत्म कर देंगे। अब हमारा एक नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन भी जो है वो इस महीने के एंड में होगा। अगर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस मेंटरशिप, लाइव मेंटरशिप सेशन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। मुलाकात होगी आपके साथ में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।